तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने एलईडी को खत्म कर दिया था। लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म कर दिया था? एलईडी एंड कर दिया था, ठीक है। उसके एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे। उसमें एक पॉइंट था जो मैंने आपको नहीं बताया था। वो पॉइंट क्या था? ये इंफ्रारेड एलईडीज आर यूज्ड इन बर्ग-ग्लोर एटम सिस्टम। बर्ग-ग्लोर एटम सिस्टम क्या होता है पता है? बर्ग-ग्लोर एटम सिस्टम जो अलार्म नहीं बजते, अलार्म, उसमें यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? अलार्म में। जैसे कि बैंक है, बैंक में अलार्म बजता है ना, वो हूं, जिससे कि आप तुरंत नोटिस देते हैं कि यहाँ पर खतरा है। उसमें कौन सा अलार्म लगा होता है? बर्ग-ग्लोर अलार्म एटम सिस्टम उसमें वर्क करता है उसमें, ठीक है। समझ में आई बात? कैसे? उसमें वो रेड लाइट लगी होती है ना। तो अब उसका देखो, बर्ग-ग्लोर एटम सिस्टम थोड़ा बड़ा है। मैंने आपको क्या बताया कि है क्या, ये बता दिया आपको मैंने कि कहाँ यूज होता है? अलार्म में यूज होता है, इमरजेंसी अलार्म्स में। इमरजेंसी जो अलार्म्स बजते हैं वहां पर ये एटम सिस्टम यूज किया जाता है। समझ में आई बात? तो आज हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देन सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और उसके बाद सोलर बैटरी, ठीक है। तो पहला टॉपिक आता है हमारा कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आपको मैंने थोड़ा सा चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, हिंट दे दिया था कि केमिकल चेंज आता है। कौन सा केमिकल चेंज? जब हम, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि जो आरओ वाला पानी होता है, जो एकदम डिस्टिल्ड वाटर होता है, कौन सा वाटर होता है? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। समझ में आई बात? डिस्टिल्ड वाटर जो होता है एकदम प्योर वाटर होता है, जो जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वो उस वाटर में करंट कभी नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर आयन से नहीं होंगे। समझ में आई बात? चार्ज कैरियर ही नहीं रह जाएगा। अब चार्ज, हमको उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा कुछ। इलेक्ट्रोलाइट मींस सॉल्ट ऐड कर दिया, जैसे आपने किसी डिस्टिल वाटर में क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट या शुगर या कोई एसिड या कोई बेस, कुछ भी अगर आप उसमें ऐड कर देते हो तभी वो क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐड किया आपने बाहर से, सॉल्यूशन बन गया ना, तब वो जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाएगा। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? कंडक्टिंग लिक्विड। कंडक्टिंग लिक्विड का मतलब ये है कि डिस्टिल्ड वाटर नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टिल्ड वाटर होगा तो डिस्टिल्ड वाटर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगी, और जब कंडक्ट ही नहीं करेगी तो उसमें कोई केमिकल चेंज ही नहीं आएगा। और जब केमिकल चेंज नहीं आएगा तो हम उसको नहीं बोल सकते ना केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हम पढ़ क्या रहे हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर क्या है? जब हम करंट को पास करते हैं एक कंडक्टिंग लिक्विड के थ्रू, कंडक्टिंग लिक्विड में या कंडक्टिंग लिक्विड के द्वारा हम जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं या सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लिक्विड का यूज करते हैं। जैसे मैंने 2 बीकर ले लिए। क्या ले लिए? 2 बीकर है ये, ठीक है। और एक रोड यहाँ लगा दी, एक रोड यहाँ लगा दी, और ऐसे और ऐसे यहाँ एक बैटरी लगा दी मैंने। क्या लगा दी? यहाँ एक बैटरी लगा दी, ठीक है। और यहाँ से जब ये, अब बताओ क्या ये दोनों रोड एक दूसरे से कनेक्टेड है? अब जब एक दूसरे से टच ही नहीं है, इनका टच ही नहीं है, तो क्या सर्किट पूरा है? नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं है, ओपन सर्किट है। अगर यहाँ मैं डिस्टिल्ड वाटर डाल देता हूँ, कौन सा? डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी को, अगर इस रोड में करंट आया भी तो वो तो फ्लो ही नहीं करेगा, आगे बढ़ाएगा ही नहीं, तो कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ से, तो सर्किट नहीं कंप्लीट हुआ ना। तो इसीलिए इससे हमको पता चल जाता है, अगर हमको ये क्लियर करना है, सुनो ध्यान से, अगर हमको ये पता लगाना है या कोई बोलते कि प्रूफ करके दिखाओ कि डिस्टिल्ड वाटर में करंट क्यों नहीं फ्लो करता, तो आप ये एक्सपेरिमेंट बता दो कि 2 बीकर में आप डिस्टिल्ड वाटर ले लो और उसके बाद क्या करो? एक बैटरी से दोनों रोड्स को क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। दोनों रोड को क्या कर दो? बैटरी से कनेक्ट कर दो। अगर उसमें कोई केमिकल चेंज आपको दिखा लिक्विड में, तो मान लो कि इसमें करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया। अब इफेक्ट क्या? या कलर चेंज हो जाएगा लिक्विड का। अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो उसका या तो कलर चेंज हो जाएगा, या तो उसमें बुलबुले से, क्योंकि हाइड्रोजन होता है ना, हमारे वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो लिक्विड के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको डिफ्यूज कर देता है, वो ब्रेक कर देता है प्लस और माइनस में, क्योंकि H2O होता है, इसमें क्या होता है? H2O होता है ना। तो इसमें H2 और O 2 आयन्स हैं अलग अलग, इनको क्या कर देगा? डिफ्यूज कर देगा। क्या कर देगा? वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव की तरफ भागेगा, और जिसपे नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। दोनों अलग अलग टूट के एक दूसरे के इधर उधर भागने लगेंगे। तो H2 क्या होगा? H2 पे कौन सा साइन होता है हमारा?
नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन क्या होगा, जिस साइड भी जाएगा वो हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस जब हमारा लिक्विड में होता है तो बुलबुले क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? बबल्स क्रिएट करता है। तो वो भी एक केमिकल चेंज ही दिखेगा ना कि भाई अभी हमारा एकदम पानी डिस्टिल्ड था, एकदम स्थिर पानी था, उसमें बुलबुले कैसे क्रिएट, मतलब कुछ ना कुछ चेंज किसकी वजह से आया? करंट की वजह से आया। तो हम एक कंक्लूडेड लाइन बोल सकते हैं यहाँ पर कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे कंडक्टिंग लिक्विड से, तो उसमें कोई भी आपको ऐसी चीज दिख रही है जो पहले नहीं दिख रही थी, मतलब कोई भी चेंज आपको दिख रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, या बुलबुले क्रिएट होने लगे, या उसका कलर चेंज हो गया, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रिक चेंज आया उसी को हम क्या बोल देते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की वजह से केमिकल चेंज आना उस लिक्विड में, कौन सी लिक्विड में? कंडक्टिंग लिक्विड। और कंडक्टिंग लिक्विड कौन सा होता है? नॉन डिस्टिल्ड वाटर। नॉन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर एक कंडक्टिंग लिक्विड नहीं है, बट हाँ उसको आप बना सकते हो। कैसे? कुछ ऐड करके, सॉल्ट, शुगर, कोई एसिड, कुछ भी ऐड कर दो उसमें, कुछ भी करेंगे वो करंट फ्लो करेगा। हाँ तब करंट फ्लो करेगा। अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो करंट फ्लो करेगा, बट अगर वो एकदम प्योर वाटर है, उसमें इम्प्योरिटी है ही नहीं, तो वो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आई बात? अगर इम्प्योरिटी है तो वो निर्मा जो तो उसको भी हाँ डाल दो, तो वो फ्लो करेगा। हाँ बिल्कुल अब करंट फ्लो करेगा। जैसे ये बताइए, हाँ। जैसे प्योर वाटर है ना, हाँ। और कोई प्योर ही चीज उस वाटर में डाले तो क्या वो तभी क्या करेगा? प्योर वाटर है और क्या? चीनी में क्या आयरन वायरन होता है? चीनी शुगर है। हाँ तो उसमें कुछ हाँ शुगर है। अगर आप उसको डाल दोगे उसमें तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो सिर्फ देखो, डिस्टिल वाटर का मतलब क्या है कि उसमें कुछ भी नहीं है पानी के अलावा, उसमें पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है वो। और जो नॉन डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज होती है, और वो इम्प्योरिटी वाले पानी में हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर में आपका करंट पास नहीं होगा, ये याद रखोगे। क्लियर है? और अगर आप डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो करवाना चाहते हो तो एज ए इलेक्ट्रोलाइट आप सॉल्ट डाल सकते हो, शुगर डाल सकते हो, कोई HCl एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, नाइट्रिक एसिड डाल दिया, जो भी डाल दो। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा टॉपिक था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मुझे लगता है कि समझ में आ गया सभी को अच्छे से। ठीक है, आगे आता है हमारा अगला टॉपिक सेल। सेल क्या होता है? अब सेल आप अपने एवरीडे लाइफ में सभी यूज करते हो, देखते हो, घड़ी में लगता है, हैंड वॉच में लगता है। ठीक है, कई बारी आजकल तो बहुत सारी चीजें सेल से चलती है। ठीक है, तो हमारा सेल क्या होता है? सेल के अंदर ना केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और उसमें प्रोसेस, अब आपसे कोई पूछे सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सी प्रोसेस? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, या तो मैं आपको आगे चल के थोड़ा बहुत बता दूंगा इस टॉपिक के बाद इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, बट इतना ध्यान रखो कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, और उसके अंदर एनर्जी कौन सी स्टोर होती है? केमिकल एनर्जी। कौन सी? जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे सन की सोलर एनर्जी होती है ना, वैसे ही सेल की कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। सेल की कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? सेल क्या है? डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड है, तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब हमारे काम आती है। क्लियर है? यस सर। अगर आप सोचो केमिकल एनर्जी यूज कर लेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब उसका सर्किट कंप्लीट होगा, जैसे कि किसी सेल को हमने किससे जोड़ दिया? बल्ब से जोड़ दिया, तो सर्किट कंप्लीट हुआ ना। अब वो सेल बैटरी का काम कर रही है, तो वो सेल क्या करेगी? अब वहां से एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि अब उसको बाहर, मतलब कि जो हमारा बल्ब उससे कनेक्टेड है, अब उसको ग्लो करवाना है। हमको क्या करवाना है? ग्लो। तो अब बाहर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से वायर को क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल सेल का भी होता है ना, पीछे एक फ्रंट होता है और एक बैक पार्ट होता है, उसमें दोनों को क्या होता है? पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं, बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। उनके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को जब सेल के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर दोगे, तब बैटरी को पता इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ अब मुझे बल्ब को ग्लो करना है। जब उसको इंडिकेट हुआ तो वो क्या कर देगा? जो उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है ना, उसको सीधा क्या कर किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि आपका बल्ब केमिकल एनर्जी से चलेगा नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलेगा ना। तो वो क्या कर रहा है? देखो, तो सेल क्या है?
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का एक डिवाइस है। क्लियर है? छोटी सी चीज इसको याद रखो, सेल क्या है? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो छोटी छोटी चीज मैंने बताई आपको कि सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है, तो मैंने इससे आप समझ जाओगे केमिकल एनर्जी स्टोर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, ये केमिकल उसके सेल के अंदर प्रोसेस कौन सी चलती है? इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सी? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस सेल के अंदर यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस occurs in cell। ठीक है, तो क्या अकर्स होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है सेल के अंदर। क्लियर है? डोंट मेक नॉइस। बोला ना, शोर मत करो, शांति से सुनो यहाँ पे। तो यहाँ ये चीज समझ में आई आपको? आगे अब ये सेल, हमको ये तो पता चल गया क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। पर हमारे सेल के दो टाइप भी हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शायद डिजाइन की गई हैं। पहला आता है हमारा प्राइमरी सेल। कौन सा आता है? प्राइमरी सेल हमारे ऐसे सेल होते हैं जिसमें कि प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि एक बार अगर उसने उसके अंदर जितनी भी केमिकल एनर्जी थी, अगर उसने एक बार क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सारी कन्वर्ट कर दी, उसके बाद वो चार्ज नहीं हो सकती बैटरी, वो चार्ज नहीं हो सकती। उसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ लिख लेना सर पता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया है, क्या? वॉच सेल, कोई भी घड़ी जो आपके वॉल लगी होती है उसमें जो आप सेल लगाते हो, तो क्या है वो एक बार खत्म हो गया इसको दोबारा चार्ज करते हो? नहीं चार्ज करते ना। ऐसे डिवाइस जो दोबारा रिचार्जेबल नहीं हो, मैंने क्या लिखा है? इट इज नॉट रिचार्जेबल, मतलब दोबारा उसको चार्ज नहीं किया जा सकता, दोबारा उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। वो हमारे कौन से सेल होते हैं? प्राइमरी सेल होते हैं। क्लियर है? कोई ज्यादा इसमें नहीं है, इसमें नॉर्मल सी बात जाननी है कि प्राइमरी सेल जो रिचार्जेबल नहीं है उसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे आता है ये सेकेंडरी सेल। क्या है हमारा सेकेंडरी सेल? मैंने एग्जांपल क्या बताया? मोबाइल बैटरी। मोबाइल बैटरी एक बार 100% से 0% इस पर दोबारा चार्ज कर लेते हो ना, उसमें प्रोसेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ? रिवर्स, मतलब रिवर्सिबल है। ये एक बार गई तो दोबारा वो चार्ज हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। और ये एक बार आगे गया तो दोबारा नहीं जा सकता पीछे। ठीक है, उसके पास रिवर्स गियर नहीं है, इसलिए इरिवर्सिबल है ये। और इसके पास रिवर्स गियर है, ये एक बार खत्म हुआ फिर दोबारा चार्ज होगा। ये क्या करता है? पहले केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और फिर जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कनेक्ट करते हैं तो फिर केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेता है एनर्जी को। ये वाला सेल क्या करता है? पहले इसके अंदर जितनी भी केमिकल एनर्जी थी उसको वो दे दिया। जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो पहले आप क्या कर रहा है, वो बैटरी अपने अंदर की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके मोबाइल चला रहे हो आप। अब वो खत्म हो गया तो मोबाइल स्विच ऑफ। अब उसको जब आप चार्जर से कनेक्ट करते हो तो वो क्या करती है बैटरी? फिर इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करके और अपने अंदर फिर स्टोर कर लेती है। यही प्रोसेस। तो ये क्या हुई? रिवर्सिबल प्रोसेस हुई कि नहीं? उसके पास रिवर्स गियर है, पर प्राइमरी के पास रिवर्स गियर नहीं है। समझ में आई बात? आगे आता है हमारा सोलर बैटरी। सोलर बैटरी। अब सोलर बैटरी क्या होता है? देखो, सोलर पैनल्स जो लगे होते हैं आजकल, सोलर पैनल्स का आजकल यूज ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये जरूरी भी है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसे कोयला हो गया और लकड़ियां हो गई, ये सब हमारे ऐसे सोर्स हैं, ऐसे संसाधन हैं जो खत्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ये दोबारा ये लिमिटेड भी है। हमारे नेचर में क्या है? लिमिटेड है एकदम। अगर इनका यूज ऐसे ही लगातार चलता रहा तो ये खत्म हो जाएंगे। और सोलर एनर्जी क्या सूरज की धूप खत्म होगी? नहीं, अनलिमिटेड है ना ये। तो इसीलिए उनको कंजर्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सोलर, मतलब कि सन की ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का यूज करके अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक तो क्या होता था? अभी तक मतलब कि कोयले से बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो कोयले को जला के बहुत सारी प्रोसेस होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने की, जिसमें कि ऐसे सोर्स का यूज किया जाता था जो कि खत्म हो सकते हैं, जो लिमिटेड सोर्स है हमारे अर्थ में। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब
हवा से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनने लगी है, वाइंड प्लांट्स लगने लगे हैं, ठीक है। वो बड़े बड़े पोल से लगा देते हैं, उसके ऊपर टरबाइंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टरबाइंस। वो टरबाइन कनेक्ट होते हैं एक्सिस से। किसके एक्सिस से? जनरेटर लगा होता है वहां पे, जनरेटर के एक्सिस से कनेक्टेड होते हैं। और जब तेज हवा चलती है ना, वो घूमते हैं बहुत तेजी से। जब वो घूमते हैं तो जो कनेक्टेड है उससे जनरेटर का टरबाइन वो भी घूमता है ना एक्सिस। और जब जनरेटर घूमता है तो घूमते 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 वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। समझ आई बात? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सिस्टम दूसरे टाइप का। यहाँ पर कुछ घुमाना नहीं है आपको। यहाँ पर तो सिर्फ क्या करना है, धूप में एक सोलर पैनल आता है। क्या होता है? सोलर पैनल। सोलर पैनल को आपने धूप में रखा। अब क्या होता है कि उसमें ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। उस पर निकल प्लेट लगी होती है, मतलब कि निकल की होती है, और भी मिक्सिंग प्लेट्स लगी होती हैं सोलर पैनल के ऊपर। तो क्या होता है, जब एक हायर फ्रीक्वेंसी जो लाइट की होती है वो उस पर पड़ती है ना जब पैनल पे, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाती है? धक्का देती है। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? पुश करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स वो पैनल से निकल के सीधा बैटरी में जाकर स्टोर हो जाते हैं। कहाँ स्टोर हो जाते हैं? बैटरी में। पैनल होता है ना जो हमारा ब्लैक कलर का, उसपे हमारे जब बहुत तेज लाइट पड़ती है ना उस पे, तो क्या करते हैं, आप इतना याद रखो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पैनल पे थे ना, क्योंकि पैनल पे भी मेटल का यूज किया गया है, निकल का यूज किया गया है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो निकल्स के इलेक्ट्रॉन्स थे वो वहां से इमिट होते हैं। क्या होते हैं? इमिट। मतलब वहां से वो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो क्या करते हैं? एनर्जी देती है। और एनर्जी पाते ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपने शेल को छोड़ देते हैं। और शेल को जैसे ही छोड़ा उन्होंने, वो किसकी तरफ भागते हैं? बैटरी की तरफ। बैटरी की तरफ भागते हैं और बैटरी में जाकर स्टोर हो जाते हैं। वही केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होते हैं, ऐसा केमिकल एनर्जी स्टोर होते हैं। और सोलर बैटरी हमारी क्या करती है? उसको स्टोर करने का काम करती है। क्या करती है? स्टोर। तो आपको इसमें सिर्फ ज्यादा नहीं, इतना तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। आपको इतना याद रखना है कि सोलर बैटरी क्या है, डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है बैटरी में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी। क्लियर है? समझ में आया इतना? तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, ठीक है। अब मुझे तो यही आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया सारा का सारा, ठीक है। सो इसको नोट कर लो सभी।